नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद की मार्मिक कहानी अपराध। यह कहानी केवल अपराध और दंड की कथा नहीं है, बल्कि मानव मन की संवेदनाओं, परिस्थितियों और समाज के कठोर दृष्टिकोण को भी उजागर करती है। आखिर कौन वास्तव में अपराधी है? वह व्यक्ति जिसने अपराध किया या वे परिस्थितियां जिन्होंने उसे उस राह पर धकेल दिया? तो आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद की भावपूर्ण कहानी अपराध। वनस्थली के रंगीन संसार में अरुण किरणों ने इठलाते हुए पदार्पण किया और वे चमक उठी। देखा तो कोमल किसलय और कुसुमों की पंखुड़ियां बसंत पवन के पैरों के समान हिल रही थी। पीले पराग का अंगराग लगने से किरणें पीली पड़ गई। बसंत का प्रभात था। युवती कामिनी मालिन का काम करती थी। उसका कोई और नहीं था। उस कुसुम कानन से फूल चुन ले जाती थी और माला बनाकर बेचती थी। कभी कभी उसे उपवास भी करना पड़ता, पर वह यह काम न छोड़ती थी। आज भी वह फूले हुए कचनार के नीचे बैठी हुई थी, अर्ध विकसित कामिनी कुसुमों को बिना बेधे हुए फंदे देकर माला बना रही थी। भंवरे आए, गुनगुना कर चले गए। बसंत के दूतों का संदेश उसने ना सुना। मलय पवन आंचल उड़ाकर रूखी लटों को बिखरा कर हट गया। मालिन बेसुध सी थी। वह फंदा बनाती जाती थी और फूलों को फंसाती जाती थी। द्रुत गति से दौड़ते हुए अश्व के पद शब्द ने उसे त्रस्त कर दिया। वह अपनी फूलों की टोकरी उठाकर भयभीत होकर सिर झुकाए खड़ी हो गई। राजकुमार आज अचानक उधर वायु सेवन के लिए आ गए थे। उन्होंने दूर से ही देखा, समझ गए कि वह युवती त्रस्त है। बलवान अश्व वहीं रुक गया। राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? कुरंगी कुमारी के समान बड़ी बड़ी आंखें उठाकर उसने कहा, मालिन, क्या तुम माला बनाकर बेचती हो? हाँ। यहाँ का रक्षक तुम्हें रोकता नहीं? नहीं, यहाँ कोई रक्षक नहीं है। आज तुमने कौन सी माला बनाई है? यही कामिनी की माला बना रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? कामिनी। वाह, अच्छा, तुम इस माला को पूरी करो, मैं लौट कर उसे लूंगा। डरने पर भी मालिन ढीठ थी। उसने कहा, धूप निकल आने पर कामिनी का सौरभ कम हो जाएगा, मैं शीघ्र आऊंगा। कहकर राजकुमार चले गए। मालिन ने माला बना डाली। किरणें प्रतीक्षा में लाल पीली होकर धवल हो चली। राजकुमार लौटकर नहीं आए। तब वह उसी ओर चली जिधर राजकुमार गए थे। युवती बहुत दूर न गई होगी कि राजकुमार लौटकर दूसरे मार्ग से उसी स्थान पर आए। मालिन को न देखकर पुकारने लगी, मालिन, ओ मालिन। दुरागत कोकिल की पुकार सा वह स्वर उसके कान में पड़ा था। वह लौट आई। हाथों में कामिनी की माला लिए वह वन लक्ष्मी के समान लौटी। राजकुमार उसी दिन सौंदर्य को साकौतूहल देख रहे थे। कामिनी ने माला गले में पहना दी। राजकुमार ने अपना कौशे पुष्पड़ी खोलकर मालिन के ऊपर फेंक दिया। कहा, जाओ इसे पहनकर आओ। आश्चर्य और भय से लताओं की झुरमुट में जाकर उसने आज्ञा अनुसार कौशे वसन पहना। बाहर आई तो उज्जवल किरणें उसके अंग अंग पर हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। राजकुमार मुस्कुराए और कहा, आज से तुम इस कुसुम कानन की वनपालिका हो गई हो, स्मरण रखना। राजकुमार चले गए। मालिन किन कर्तव्य मूढ़ होकर मधुक वृक्ष के नीचे बैठ गई। वसंत बीत गया। गर्मी जलाकर चली गई। कानन में हरियाली फैल रही थी। श्यामल घटाएं आकाश में और शस्य शोभा धरनी पर एक सघन सौंदर्य का सृजन कर रही थी। वनपालिका के चारों ओर मयूर घेर कर नाचते थे। संध्या में एक सुंदर उत्सव हो रहा था। रजनी आई। वनपालिका के कुटीर को तम ने घेर लिया। मूसलाधार वृष्टि होने लगी। युवती प्रकृति का मद विह्वल लास्य था। वनपालिका पर्ण कुटीर के वातायन से चकित होकर देख रही थी। सहसा बाहर कंपित कंठ से शब्द हुआ, आश्रय चाहिए। वनपालिका ने कहा, तुम कौन हो? एक अपराधी, तब यहाँ स्थान नहीं मिलेगा। विचार कर उत्तर दो। कहीं आश्रय न देकर तुम अपराध न कर बैठो। वनपालिका विचारने लगी। बाहर से फिर सुनाई पड़ा, विलंब होने से प्राणों की आशंका है। वनपालिका निसंकोच उठी और उसने द्वार खोल दिया। आगंतुक ने भीतर प्रवेश किया। वह एक बलिष्ठ युवक था। सहसा उसकी मुखाकृति थी। वनपालिका ने पूछा, तुमने कौन सा अपराध किया है? बड़ा भारी अपराध है, प्रभात होने पर सुनाऊंगा। इस रात्रि में केवल आश्रय दे दो। कहकर आगंतुक अपना आर्द्र वस्त्र निचोड़ने लगा। उसका स्वर विकृत और वदन नीरस था।
अंधकार ने उसे और भी अस्पष्ट बना दिया था। युवती वनपालिका व्याकुल होकर प्रभात की प्रतीक्षा करने लगी। सहसा युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह त्रस्त हो गई, बोली, अपराधी, यह क्या है? अपराधी हूँ सुंदरी। आपकी बार उसका स्वर परिवर्तित था। पागल प्रकृति पर्णकुटी को घेर कर अपनी हंसी में फूटी पड़ती थी। वह कर स्पर्श उन्मादकारी था। कामने की धमनियों में बाहर के बरसाती नालों के समान रक्त दौड़ रहा था। युवक के स्वर में परिचय था, परंतु युवती की वासना की कौतूहल ने भय का बहाना खोज लिया। बाहर करकापात के साथ ही बिजली कड़की। वनपालिका ने दूसरा हाथ युवक के कंठ में डाल दिया और अंधकार हंसने लगा। बहुत दिन बीत गए, कितने ही बरस आए और चले गए। वह कुसुम कानन जिसमें मोर, शुक और पिट फूलों से लदी झाड़ियों में विहार करते थे, अब एक जंगल हो गया। अब राजकुमार वहां नहीं आते थे। अब वे स्वयं राजा हैं। सुकुमार पौधे सूख गए। विशाल कई वृक्षों ने अपनी शाखाओं से जकड़ लिया है। उस गहन वन में एक कोने में पर्णकुटी थी। उसमें एक स्त्री और उसका पुत्र दोनों रहते थे। दोनों बहेलियों का व्यवसाय करते थे। उसी से उनका जीवन निर्वाह होता था। पक्षियों को फंसाकर नागरिकों के हाथ वह बालक बेचा करता था। कभी कभी मृग शावक भी पकड़ ले आता था। एक दिन वनपालिका का पुत्र एक सुंदर कुरंग पकड़कर नगर की ओर बेचने के लिए गया। उसकी पीठ पर बड़ी अच्छी बूटियां थी। वह दर्शनीय था। राजा का पुत्र अपने टट्टू पर चढ़कर घूमने निकला था। उसके रक्षक साथ थे। राजपुत्र मचल गया। किशोर मूल्य मांगने लगा। रक्षकों ने कुछ देकर उसे छीन लेना चाहा। किशोर ने कुरंग का फंदा ढीला कर दिया। वह छलांग भरता हुआ निकल गया। राजपुत्र अत्यंत हठी था। वह रोने लगा। रक्षकों ने किशोर को पकड़ लिया। वे उसे राज मंदिर की ओर ले चले। वातायन से रानी ने देखा, उसका लाल रोता हुआ लौट रहा है। एक आंधी सी आ गई थी। रानी ने समाचार सुनकर उस बहेलिये के लड़के को बेतों से पीटे जाने की आज्ञा दी। किशोर ने बिना रोए चिल्लाए और आंसू बहाए बेतों की चोट सह ली। उसका सारा अंग क्षत विक्षत था। पीड़ा से चल नहीं सकता था। प्रज्ञा से लौटते हुए राजा ने उसे देखा। एक बार दया तो आई, परंतु उसका कोई उपयोग ना हुआ। रानी की आज्ञा जो थी। वनपालिका ने राजा के निकल जाने पर किशोर को गोद में उठा लिया। अपने आंसुओं से घाव धोती हुई उसने कहा, आह, वे कितनी निर्दयी हैं। फिर कई वर्ष बीत गए। नवीन राजपुत्र को मृगया की शिक्षा के लिए लक्ष्य साधने के लिए कंठ का वन स्थिर हुआ। वहाँ राजपुत्र हिरणों पर, पक्षियों पर तीर चलाता। वनपालिका को अब फिर कुछ लाभ होने लगा। हिरणों को हाँकने से, पक्षियों का पता बताने से कुछ मिल जाता, परंतु उसका किशोर राजकुमार की मृगया में भाग न लेता। एक दिन बसंत की उजली धूप में राजा 16 साल बाद आए। उस जंगल में आए राजा का मुंह एक बार विवर्ण हो गया। उस कुसुम कानन के सभी सुकुमार पौधे सूख कर लोप हो गए थे। उनकी पेड़ियों में कहीं कहीं दो एक अंकुर निकलकर अपने प्राचीन बीज का निर्देश करते थे। राजा स्वप्न के समान उस अतीत की कल्पना कर रहे थे। अहेरियों के वेश में राजपूत और उसके समवयस्क जंगल में आए। किशोर भी अपना धनुष लिए एक ओर खड़ा था। कुरंग पर तीर छूटे। किशोर का तीर कुरंग के कंठ को भेदकर राजपुत्र की छाती में जा घुसा। राजपुत्र अचेत होकर गिर पड़ा। किशोर पकड़ लिया गया। इधर वनपालिका राजा के आने का समाचार सुनकर फूल खोजने लगी थी। उस जंगल में अब कामिनी कुसुम नहीं थे। उसने मधुक और दुर्वा की सुंदर माला बनाई, यही उसे मिले थे। राजा क्रोध से उन्मत्त थे। प्रतिहिंसा से कड़क कर बोले, मारो, बधिकों की तीर छूटे। वह कमनीय कलेवर के किशोर पृथ्वी पर लौटने लगा। ठीक उसी समय मधुक मालिका लिए वनपालिका राजा के सामने आ पहुंची। कठोर नियति जब अपना विधान पूर्ण कर चुकी थी, तब कामिनी किशोर के शव के पास पहुंची। पागल सी उसने माला राजा के ऊपर फेंकी और किशोर को गोद में ले लिया। उसकी निस्तेज आंखें मौन भाषा में जैसे माँ माँ कह रही थी। उसने हृदय में घुस जाने वाली आंखों से एक बार राजा की ओर देखा और फिर राजपुत्र का शव। राजा एक बार आकाश और पृथ्वी के बीच में हो गए, जैसे वह
कहां से कहां चले गए। राजपुत्र का शोक और क्रोध वेग से बहती हुई बरसाती नदी की धारा में बुल्ले के समान बह गया। उनका हृदय विषय शून्य हो गया। एक बार सचेत होकर उन्होंने देखा और पहचाना अपना वही जीर्ण कौशे कुशीर्ण वनपालिका राजा। राजा ने कहा, कामनी की आंखों में आंसू नहीं थे। यह कौन था? गंभीर स्वर में सर नीचा किए वनपालिका ने कहा, अपराधी। तो दोस्तों, यह थी जयशंकर प्रसाद की हृदय स्पर्शी कहानी अपराधी। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी व्यक्ति का मूल्यांकन केवल उसके कर्मों से नहीं बल्कि उसकी परिस्थितियों और मन स्थिति को समझकर करना चाहिए। आशा है आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही साहित्यिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।